मेरी इजहारुल हक साहब से पहली मुलाकात 1994 में हुई। ये मिलिट्री अकाउंट्स में आला पोजीशन पर तैनात थे और मैं डेली पाकिस्तान में मैगज़ीन एडिटर था। मैंने उस ज़माने में मुख्तलिफ़ अदीबों और शायरों के बारे में लिखना शुरू किया था। इजहार साहब ने ताज़ा कालम नगारी शुरू की थी। उनकी तहरीर में रवानी, अदबी चाशनी और जज्बात होते थे और मैं चंद ही दिनों में उनकी तहरीरों का नशई हो गया। उनसे रब्ता हुआ तो पता चला ये शायरी, तहरीर और अफसरी तीनों से कई गुना बड़े इंसान हैं। इंतहाई आजिज़, इंतहाई सादा, इंतहाई ईमानदार और इंतहाई मेहरबान। चुनाचे मैं उनका अकीदतमंद होता चला गया। वक्त गुजरता रहा और इस दौरान हमारी औकात भी बदलती रही। ये 22वें ग्रेड में पहुँचे और रिटायर हो गए, लेकिन उनकी कालम नगारी का सिलसिला चलता रहा। मैं भी ज़िंदगी में धक्के खाता हुआ कभी इधर और कभी उधर लुढ़कता रहा और इस लुढ़कन में मेरा हाथ किसी वक्त उनके हाथ से निकल गया। हमारे दरमियान फासला आ गया। ये इस दौरान ऑस्ट्रेलिया भी चले गए, मगर इस दूरी के बावजूद मैं उनकी तहरीरें मुसलसल पढ़ता रहा और हर बार वाह करने पर मजबूर भी हो जाता था। मुझे कुछ अर्सा कबल अचानक इजहार साहब याद आए। मैंने उनका नंबर तलाश किया और फिर बड़ी देर तक उनके साथ बातचीत होती रही। गुफ्तगू का महवर मेरा कन्फ्यूजन था। मैं ज़िंदगी के तीसरे फेज़ में दाखिल हो गया हूँ। प्रोफेशन में जो कुछ करना था वो कर लिया। ज़िंदगी में जितनी तोपें और तीर चलाने थे चला लिए। बहन भाई अपनी ज़िंदगियों में मगन हो चुके हैं, बच्चे बड़े हो चुके हैं और मैं अंधाधुंध काम करके थक चुका हूँ। लिहाजा मैं बाकी ज़िंदगी को रीडिज़ाइन करना चाहता हूँ। मैं इस सिलसिले में अपने सीनियर्स से रब्ते कर रहा हूँ। मैंने इजहार साहब को अपना प्लान बताया तो उनका जवाब था, आप ये सब कुछ मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने जवाब दिया, अरबी की एक कहावत है कि आप जब भी मशवरा करें समझदार से ना करें, तजर्बाकार से करें, और आप इस तजर्बे से गुजर चुके हैं। उन्होंने कहका लगाया और कहा, चलो तुमने मुझे ये तो बता दिया मैं समझदार नहीं हूँ। और यूँ मेरी उनसे रीयूनियन हो गई। मोहम्मद इजहारुल हक ने चंद दिन बाद अपनी ताज़ा किताब आशिक मस्त जलाली मुझे भिजवा दी। मैं किताबों और मुसन्फ़ों पर लिखने से परहेज़ करता हूँ। इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह कम इल्मी है। मैं ख़ुद को इस काबिल नहीं समझता कि मैं किसी पढ़े लिखे शख्स पर लिख सकूं। दुनिया में दो किस्म के मुसन्निफ़ होते हैं। एक वो जो अपना तारुफ खुद होते हैं, ये लोग ब्रांड होते हैं और उन्हें किसी दूसरे शख्स के तारफ़ी अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरे वो लोग होते हैं जिनके बारे में अगर तमाम लिखारी मिलकर भी लिख दें तो भी वो मुसन्निफ़ और उनकी किताब नहीं बन पाती। मेरी बड़े लोगों पर लिखने की औकात नहीं थी और फजूल लोगों की खुशामद की हिम्मत नहीं थी, लिहाजा मैं परहेज़ करता रहा। इजहार साहब पहली सफ़ के शायर और कालम नगार हैं। ये ब्रांड हैं, इनका नाम ही काफ़ी है और इनकी तारीफ़ मेरी औकात नहीं। लेकिन आशिक मस्त जलाली एक ऐसी किताब है जिसका जिक्र ना करके मैं प्यासों के साथ ज़्यादती करूँगा, लिहाजा मैं इस किताब के तज़किरे पर मजबूर हो गया हूँ। ये किताब इजहार साहब के गैर सियासी तहरीरों का तीसरा मजमुआ है। पहला मजमुआ मेरी वफ़ात के उन्वान से शाया हुआ था। मेरी वफ़ात एक ऐसा कालम था जो अगर कहा जाए पूरी दुनिया में वायरल हुआ तो मुबालगा ना होगा। आपने अगर अब तक उनका ये कालम नहीं पढ़ा तो फिर आपने अपने साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। मेरी दरख्वास्त है आप फौरी तौर पर यह कालम पढ़ें। आशिक मस्त जलाली का पहला सेक्शन बच्चों पर है। इजहार साहब शायद पहले कालम निगार हैं जिन्होंने पोतों पोतियों, नवासों और नवासियों पर लिखा और जम कर लिखा। एक साहब ने पूछा, इतनी भरपूर ज़िंदगी गुजारने के बाद रिटायर्ड ज़िंदगी तो बहुत बोर गुजर रही होगी। इजहार साहब ने बताया, असल लुत्फ़ तो ज़िंदगी के इसी हिस्से में है जब आपके इर्द गिर्द आपके बच्चों के बच्चे हों जो आपको भरपूर अहमियत देते हैं। इन कालमों का फ़ीडबैक ज़बरदस्त था। दुनिया भर में फैले हुए नाने दादे, नानियाँ, दादियाँ इन कालमों को पसंद करती हैं और उनका इंतज़ार करती हैं। इजहार साहब ने किसी जगह लिखा, एक नवाब ने अपने बचपन के एक बेतकल्लुफ़ दोस्त से जो गरीब किसान था पूछा कि बदबख्त तुम्हारी सेहत का राज आखिर क्या है? मैं बादाम और चहार मगज़ खाता हूँ, मुरब्बे और फल तनावल करता हूँ, मुसफ़ा पानी मेरे लिए फ़लाँ चश्मे से आता है, फिर भी सेहत है कि फुसफुसी ही रहती है। इधर तुम हो कि खट्टी लस्सी तुम्हें मुश्किल से मैसर है मगर हट्टे कट्टे तनुमंद हो। किसान ने कहा, नवाब साहब आप क्या खाते हैं? मिट्टी और राख। मैं जब हल चलाकर घर आता हूँ तो मेरे पोते और नवासे मेरे ऊपर छलांगे लगाते हैं। कोई चूमता है तो कोई दाढ़ी खींचता है, फिर वो मुझे खींचकर दुकान पर ले जाते हैं जहाँ मैं उन्हें रेवड़ियाँ, बताशे, नुगदी और मखाने खरीद कर देता हूँ। उन्हें खाते देखता हूँ तो सिरों खून बढ़ता है। ये है सेहत का राज। आशिक मस्त जलाली में गाँव की उस ज़िंदगी का भरपूर जिक्र भी है जिसे हम सब छोड़ चुके हैं। तनूर पर पकी हुई रोटियों का जिक्र है, बाजरे के मीठे आटे, मकई और जवार के मरुंडे, देसी रंग बरंग खरबूजों, सत्तू, मूठ की फलियों, ताज़ा दोहे हुए दूध, लस्सी की चाटियों
پودینے، سرخ مرچ اور لسی سے بنی ہوئی چٹنی، مٹی کی ہانڈیوں، عام پشاوری چپل پہن کر میلوں پیدل چلنے، سر شام لالٹینوں کی شیشے صاف کرنے اور سوت سے بنے ہوئے رنگین پایوں والے پلنگوں کا ذکر ہے۔ لسی پر بھی ایک بھرپور کالم ہے۔ یہ کالم پڑھ کر کسی صاحب نے امریکہ سے میل کی، میں گاؤں اور ماں کو یاد کر رہا ہوں اور رو رہا ہوں۔ اظہار صاحب نے پیزا اور برگر کے خلاف بھی کالم لکھے ہیں جو اس کتاب میں موجود ہیں۔ ایک سیکشن کا عنوان بڑے لوگ ہیں۔ اس سیکشن میں عیدی صاحب اور پاکستان سے جذام کو ختم کر دینے والی عظیم خاتون رت فاؤ کا ذکر ہے۔ ان دونوں ہستیوں کی وفات پر ہمارے ہم وطنوں کو یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے یا جنت میں۔ اظہار صاحب کا جمشید مارکر اور سوڈان کے عالم اور سیاستدان ڈاکٹر حسن ترابی پر لکھا ہوا کالم بھی پورا مقناطیس ہے۔ ایک سیکشن کا عنوان ہے ہماری زندگیاں ڈکٹیٹ نہ کیجیے۔ یہ سیکشن ان حضرات کے بارے میں ہے جو کہہ رہے ہیں خدا کا لفظ استعمال نہ کرو۔ اظہار صاحب نے ان کی منت کی ہے، ہم سے اب ہمارا خدا تو نہ چھینو۔ صدیوں پر محیط اس اسلامی لٹریچر کا کیا بنے گا جو فارسی، ترکی اور اردو میں ہے اور جس میں خدا کا لفظ کروڑوں بار استعمال ہوا ہے۔ سخاوت اور کنجوسی پر لکھا ہے کہ دنیا میں انسانوں کی دو ہی قسمیں ہیں، مہمان نواز اور کنجوس، اور وطن آشوب کتاب کا وہ حصہ ہے جس میں وطن کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم پر ماتم کیا گیا ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے محمد اقبال کا ذکر ہے جو نائب قاصد تھا۔ ریٹائر ہوتے وقت اس نے اپنے افسروں سے کہا اس کے بیٹے کو ملازمت دی جائے تاکہ کوارٹر بیٹے کے نام ہو جائے اور وہ در بدر ہونے سے بچ جائے۔ اسے رول پوزیشن بتائی گئی۔ بیٹے کو ملازمت اس صورت میں ملتی ہے جب باپ ڈیوٹی کے دوران مر جائے۔ اس پر محمد اقبال دفتر کی چھت پر گیا اور نیچے کود کر خودکشی کر لی۔ یوں سرکار کی شرط پوری ہو گئی۔ سنگاپور کی خاتون اول کا ذکر ہے جو امریکہ کے دورے پر گئی تو ہاتھ میں $11 کا بیگ تھا جو سنگاپور کے ایک اسکول میں زیر تعلیم خصوصی بچوں کے ہاتھ کا بنا ہوا تھا۔ ایک غیر ملکی کا ذکر ہے جو پاکستان میں گھوم پھر کر کسی سے پوچھے بغیر خود اس نتیجے پر پہنچا کہ حکمران کرپٹ ہیں، افرادی قوت کی ترقی پر توجہ صفر ہے اور عوام سوک سینس سے آ رہی ہیں۔ کیسے؟ اس کی تفصیل بھی بتائی گئی ہے۔ اظہار صاحب نے حکومت برطانیہ کی خدمت میں عرضداشت پیش کی کہ آپ برصغیر میں ریلوے کا نظام قائم کرنے والے رابرٹ کے پوتے یا پڑپوتے کو پاکستان بھیج دیں تاکہ ان 2500 ریلوے کراسنگ کا کچھ کیا جا سکے جن پر آج پھاٹک ہیں نہ چوکیدار، اور جہاں ٹرینوں کے نیچے آ کر سینکڑوں پاکستانی مر رہے ہیں۔ عاشق مست جلالی میں ان لڑکیوں کا ذکر بھی ہے جو مغربی ملکوں میں پلتی اور بڑی ہوتی ہیں اور انہیں بعد ازاں دھوکے سے وطن واپس لایا جاتا ہے اور زبردستی نیم تعلیم یافتہ کزنز کے ساتھ باندھنے کی تیاریاں شروع کر دی جاتی ہیں۔ کچھ کو مغربی ممالک کے سفارت خانے بچا لیتے ہیں اور باقی کو انکار کرنے کے جرم میں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ اور کتاب کا ایک سیکشن ملک میں لائبریریوں کے قحط پر مبنی ہے۔ ملک میں بک شاپس کی تعداد دن بدن کیوں گھٹ رہی ہے اور کتابیں خریدنے اور پڑھنے کا کلچر کیوں نہیں ہے۔ اس حصے میں قارئین کے مطالعے کے لیے کچھ کتابیں بھی تجویز کی گئی ہیں۔ عاشق مست جلالی بک کارنل جہلم نے بہت اہتمام سے شائع کی ہے اور اسے پڑھنے کے بعد منہ سے صرف ایک ہی فقرہ نکلتا ہے، ویل ڈن اظہار صاحب۔